जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ लाखों तरह के जानवर हैं। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इन सब को समझते कैसे हैं? ये तो एक बहुत बड़ी पहेली लगती है ना? लेकिन इसका जवाब एक एक जानवर को रटने में नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही बुनियादी और मजेदार ब्लूप्रिंट्स यानी मूल योजनाओं में छिपा है। आज हम जंतु जगत के इन्हीं डिजाइन सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यही सवाल तो जीव विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल व्हेल तक जिंदगी में इतनी ज्यादा वैरायटी है कि देखकर ही हैरानी होती है। अगर इन्हें समझने का कोई सिस्टम ना हो तो ये सब जानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि हमें हर एक प्रजाति का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम उन कुछ फंडामेंटल आइडियाज को समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी की इस पूरी कहानी को शेप दी है। तो ये कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सफर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी और विविध है। हम एक ऐसे किंगडम की बात कर रहे हैं जिसमें लाखों प्रजातियां हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ बड़े ग्रुप्स में बटी हुई हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जानवरों की इस पूरी दुनिया को मोटे तौर पर सिर्फ 11 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हें हम संघ या फाइला कहते हैं, और हर फाइलम का ना अपना एक यूनिक बॉडी प्लान या बनावट का तरीका होता है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कुदरत ने 11 अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए हों। हमारी कहानी शुरू होती है सबसे बेसिक लेवल से, यानी कोशिकाओं से। जानवरों को बांटने का सबसे पहला और सबसे बुनियादी तरीका ये देखना है कि उनकी कोशिकाएं या सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। यहीं से सारी कॉम्प्लेक्सिटी की शुरुआत होती है। ये एवोल्यूशन की एक कमाल की यात्रा है। देखिए, जिंदगी की शुरुआत हुई सेल्स के एक ढीले ढाले झुंड के तौर पर। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब सेल्स ने खास काम करने शुरू कर दिए और टिश्यूज बनाए। जल्द ही टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, और आखिर में इन ऑर्गन्स ने मिलकर वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाए जो आज के जानवरों में हमें देखने को मिलते हैं। यही वो पहला बड़ा बंटवारा है जो सिंपल जानवरों को कॉम्प्लेक्स जानवरों से अलग करता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। स्पंज, जिन्हें पॉरिफेरा भी कहते हैं, सबसे सिंपल हैं। वो सिर्फ सेल्यूलर लेवल पर काम करते हैं। जेलीफिश जैसे नाइडेरियंस में टिश्यूज होते हैं। चपटे कीड़े यानी प्लाटीहेल्मिन्थीज ऑर्गन्स विकसित करते हैं। और फिर गोल कीड़ों से लेकर हम इंसानों तक सब में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, एक बार जब टिश्यू और ऑर्गन बन गए तो अगला सवाल यह आता है कि इन्हें अरेंज कैसे किया जाए। और यहीं पर सिमेट्री यानी समरूपता का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई जानवर अपने आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करता है। सिमेट्री के दो मेन टाइप होते हैं। एक है रेडियल सिमेट्री, जैसे समुद्री एनिमल, जो अपने चारों तरफ की दुनिया को एक साथ महसूस कर सकते हैं। ये उन जानवरों के लिए बढ़िया है जो एक जगह पर रहते हैं। लेकिन दूसरी है बाइलैटरल सिमेट्री, जिसमें एक साफ लेफ्ट और राइट साइड होता है। ये डिजाइन असल में मूवमेंट के लिए बना है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्टिव जानवरों की पहचान है। ये एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बाइलेटरल सिमेट्री की वजह से सेफलाइजेशन हुआ, यानी एक सिर का विकास हुआ। और सिर होने का मतलब है कि सेंस करने वाले सारे अंग शरीर के अगले हिस्से में आ गए। इससे जानवरों को एक दिशा में मकसद के साथ आगे बढ़ने में मदद मिली। ये शिकार और शिकारी दोनों के लिए एक गेम चेंजर था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड बाहरी शरीर है। अब जरा अंदर झांकते हैं। अगला बड़ा इनोवेशन था एक अंदरूनी बॉडी कैविटी का बनना, जिसने ऑर्गन्स को एक सुरक्षित जगह दी। ये जो सीलोम है ना, ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक जबरदस्त इनोवेशन था। इसे एक कुशन वाले कंटेनर की तरह सोचिए। इसने ऑर्गन्स को बढ़ने, मूव करने और बाहरी झटकों से बचते हुए आज़ादी से काम करने की जगह दी। इसके बिना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम बनना मुमकिन ही नहीं था। जानवरों को इस आधार पर भी बांटा जा सकता है कि उनके पास ये कैविटी है या नहीं। जैसे चपटे कीड़े जो एसिलोमेट्स हैं, वो अंदर से बिल्कुल ठोस होते हैं। गोल कीड़े यानी स्यूडोसिलोमेट्स के पास एक सिंपल कैविटी होती है। लेकिन केंचुओं से लेकर इंसानों तक जो सिलोमेट्स हैं, उनके पास एक असली बॉडी कैविटी होती है जो स्पेशल टिश्यूज से घिरी होती है। यही सबसे ज्यादा अंदरूनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह बनती है। और अब हम आते हैं उस आखिरी सबसे जरूरी फीचर पर जो एनिमल किंगडम का सबसे मशहूर बंटवारा करता है। वो फीचर जो हमें कीड़ों और जेलीफिश से अलग करता है। मिलिए नोटोकॉर्ड से। ये एक लचीली रॉड जैसी चीज है जो शरीर को अंदर से सपोर्ट देती है।
जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उनमें यही नोटोकॉर्ड आगे चलकर रीढ़ की हड्डी बन जाती है। यही वो इंटरनल ढांचा था जिसने जानवरों को बड़ा आकार, ताकतवर मूवमेंट और आखिर में जमीन पर जिंदा रहना सिखाया। और बस यहीं पर जिंदगी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इसी एक चीज के आधार पर एनिमल किंगडम दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ है नॉन कॉर्डेट्स की विशाल, बहुत ही बड़ी और रंग बिरंगी दुनिया, और दूसरी तरफ है कॉर्डेट्स, यानी वो ग्रुप जिसमें हम इंसान भी आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि रीढ़ की हड्डी न होने का मतलब फेलियर है। नॉन कॉर्डेट्स तो अविश्वसनीय रूप से सफल हैं। अकेले आर्थ्रोपोडा फाइलम को ही ले लीजिए, जिसमें कीड़े, मकड़ियां और केकड़े आते हैं। इसमें किसी भी दूसरे फाइलम से ज्यादा प्रजातियां हैं। सच तो यह है कि धरती पर जानवरों की दुनिया पर इन्हीं का राज है। तो हमने इन सभी अलग अलग पीसेस को देखा है: सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और नोटोकॉर्ड। अब चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एनिमल किंगडम को समझने के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं। ये हैं वो 4 मेन एवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स जिनकी हमने बात की। इन्हें 4 चाबियों की तरह सोचिए। हर चाबी एनिमल किंगडम में कॉम्प्लेक्सिटी का एक नया लेवल खोलती है, जो हमें सबसे सिंपल से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स जीवों तक ले जाती है। आखिर में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी है, एक एवोल्यूशनरी मैप। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंपल स्पंज से लेकर एक कॉम्प्लेक्स इंसान तक धरती पर हर जानवर एक कॉमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब हम इस विशाल फैमिली ट्री पर अपनी शाखा को देखते हैं तो ये हमें कुछ याद दिलाता है। हमारी बायलैटरल सिमेट्री, हमारी बॉडी कैविटी, हमारी रीढ़ की हड्डी, ये सब अरबों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। और इस कहानी में हम कहाँ फिट होते हैं, ये समझना असल में इंसान होने का मतलब समझने का ही एक हिस्सा है।